हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय एनसीईआरटी क्लास 8 भूगोल चैप्टर 4 आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम क्लास 6-7 भूगोल का पूरा चैप्टर डाल चुके हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 4, विषय उद्योग। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जिस प्रकार से आप किसी वस्तु को लिखते हैं, पढ़ते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, कार पर, जहाज पर, ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं जो आपके पहुंच तक होती है। तो ये सभी चीज़ें उद्योग से बनाया जाता है और इसी के बारे में आज हम डिटेल्स समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने के अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों का अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांध कर और पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करती है। उद्योग का समझते उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले की धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। अब उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? तो कच्चा माल, आकार और स्वामित्व। कच्चा माल क्या होता है? कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग किस तरह से होते हैं? तो कृषि आधारित, खनिज, समुद्र और वन। चलिए आगे चलते हैं। कृषि, अब एक एक करके समझते हैं। देखिए, कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जीव जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये इसमें से कोई एक उठा करके पूछ देगा और इसमें कौन किस पे आधारित है। तो कृषि आधारित वनस्पति खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित हैं। अब खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग जो होता है वो प्राथमिक उद्योग होता है। कृषि भी प्राथमिक में आता है। जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों की पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीन, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग क्या होता है? तो सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। अब वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित है। भवन निर्माण भी किस में आता है? वन में, फर्नीचर। चलिए आकार देखते हैं। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश किए गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है।
टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम, बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीन का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। अब स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? तो ये जो है एकल स्वामित्व वाले हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। यहाँ ये सब ध्यान रखिएगा कि जो है संयुक्त क्षेत्र के, एकल क्षेत्र के, ये देखिए आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये जो है यदि यहाँ से ये देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये किससे हैं? तो ये जो हैं स्वामित्व के आधार पर ही हैं और निजी क्षेत्र से हैं, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा ये हो संचालित है। अब ये संयुक्त क्षेत्र के कौन हैं? जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, यह संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है। अब सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी प्रक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। तो सहकारी, सुधा डेयरी जो है और आनंद मिल्क, ये सब दूध के जो क्षेत्र है सहकारी क्षेत्र के उदाहरण हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होता है। ये देखिए, ये आपको दिखाया गया है। ये उद्योगों के अवस्थित संबंधित कारक क्या क्या है? संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, ये सब है। औद्योगिक तंत्र के बारे में आप समझ लेते हैं। औद्योगिक तंत्र कैसे लगाया जाता है? औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में वोटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। ये देखिए, ये औद्योगिक क्षेत्र देख रहे हैं। उत्तर अफ्रीका में कहाँ कहाँ हैं, ये एशिया में कहाँ कहाँ हैं, ये आप देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से। और अमेरिका में कहाँ कहाँ है, ये औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे मुंबई, पुणे समूह, बंगलौर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। अब देखिए, औद्योगिक विपदा है जो आई थी, यह प्रश्न यहाँ से पूछता भी है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में
यूनियन कार्बाइड, देखिए इसको पढ़ देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होता है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 00:30 बजे घटित जब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है अब तक के। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना है जिसमें यूनियन कार्बाइड की कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड इसी की तो पूछता है प्रश्न कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड याद रखिएगा। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, हजारों लोग बच गए। वह आज भी एक या अधिक बीमारियां जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियां आदि से पीड़ित हैं, अब भी हैं। फिर देखिए ये आया था 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव काओ चोंगिंग में गैस को विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो ये देखिए जोखिम कम करने के उपाय हैं क्या क्या, आप इसे पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा। और ये देखिए एक महत्वपूर्ण, क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। तो सनराइज उद्योग एक अभी पूछा जा सकता है कि उभरता हुआ उद्योग कौन है, तो सनराइज। इसमें क्या क्या है, तो प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान। अब चलिए देखिए प्रमुख उद्योगों का वितरण। प्रमुख उद्योगों का वितरण देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। तो सूचना प्रौद्योगिकी नया है जबकि लोहा और वस्त्र पुराना है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछता है कि लोहा इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ मुख्य रूप से है, तो जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, ये पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। वस्त्र उद्योग में भारत है। और ये देखिए सिलिकॉन घाटी खूब पूछता है। सिलिकॉन घाटी भारत में कहाँ है, तो बेंगलुरु प्रदेश में है, माने कि कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में सिलिकॉन घाटी स्पष्ट क्वेश्चन यही से पूछता है। और जो है विश्व स्तर पर बात किया जाए तो कैलिफोर्निया में, कहाँ, कैलिफोर्निया और भारत में बेंगलुरु सिलिकॉन घाटी। लोहा इस्पात उद्योग, अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योगों के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लौह अयस्क के इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है और प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसमें तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इनकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असमान कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। देखिए क्या प्रश्न बनता है कि आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कौन सा है, इस्पात। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं।
तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेदित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार, ये देखिए, ये आपका जो है प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्र है। देख रहे हैं आप, इसको देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका और ये देखिए एशिया में कहाँ कहाँ है, जर्मनी, रूस, चीन, भारत, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। का लाभ लेते हुए विकसित हुए सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं। वो 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ से ये पूछ देता है कि भद्रावती और विजयनगर किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। सलेम कहाँ है, तो तमिलनाडु में। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे टिस्को, यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत सा लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में टिस्को की शुरुआत, ये ध्यान रखिएगा, कहाँ से की गई थी, जमशेदपुर से 1947 में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। तो जमशेदपुर का पुराना नाम साकची था। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। तो ये लौह इस्पात के लिए जमशेदपुर फेमस है। स्वर्ण रेखा नदी, ये देखिए, आपको ये जो है ये फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इसमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत संरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समाकालित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक रालिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। अब पीटर्सबर्ग, यह फेमस लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र है। यह कहाँ है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगरी है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग की स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का इस्पात नगर, तो पीटर्सबर्ग है। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है।
ओहियो, मोनोगहेला और एलंगनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। यह मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी, उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। एक फैक्ट है, देख लीजिए। क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरन और ओंटारियो, मिशिगन और ईरी है। इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। तो ये ग्रेट लेक्स का नाम इसी से सब मिल झीलों से पड़ा है। तो चलिए, आज का सेशन समाप्त होता है। ये प्रश्न जो भी हैं आप चाहें तो अच्छे से अध्ययन करके इसको बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। ओके।